Okay, next topic is solving system of equations. इसमें पहले चलो 2x2 सिस्टम का देख लिया, टू वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशंस। मान लें अगर हमसे ये बोला जाए कि सॉल्व a1x प्लस b1y बराबर c1 एंड a2x प्लस b2y बराबर c2, तो इसके एनालिसिस के लिए हम इसको ऐसे सोच सकते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आई कैन रिलेट दीज इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, विथ टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, दो लाइंस के साथ रिलेट कर लिया हमने। पहला इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा इक्वेशन दूसरे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और उनको सॉल्व करने का मतलब क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब केसेस कैसे बन सकते हैं कि अगर मान लिया a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2 हो जाए, दैट मीन्स दोनों लाइन ऐसे पैरेलल है, तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो दिस इंप्लाइज नो सोल्यूशन। ये ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। मतलब कोई भी ऐसा एक्स और वाई नहीं है जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एक्स प्लस टू वाई बराबर 5 एंड दूसरा इक्वेशन होगा एक्स प्लस टू वाई बराबर 6, समथिंग लाइक दिस। तो एक्स प्लस टू वाई 5 भी हो जाए और 6 भी हो जाए एक साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये तो केस 1 हो गया। केस 2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन लिखा हुआ है, समथिंग लाइक। एक तो लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 5, और इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं 2x प्लस 2y बराबर 10, तो ये कोई नया इक्वेशन नहीं है, बोथ आर सेम इक्वेशन। दैट मीन्स इफेक्टिवली मेरे को एक ही इक्वेशन दे रखा है। अगर एक ही इक्वेशन दे रखा है तो इसमें तो कितने आंसर आएंगे, इन्फाइनाइट आंसर आएंगे। ये ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दोनों लाइन एक ही लाइन बन जाए, दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, ठीक है, ओवरलैप करे, तो उनका हर पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन है। पहली लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सारी सोल्यूशन है। उसका मतलब क्या है कि एक्स में एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, पहली लाइन में मान लो एक्स का वैल्यू 4 रखा, तो यहाँ से वाई का कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो एक सोल्यूशन वो हो गया। फिर एक्स का वैल्यू 5 रखा तो वाई का वैल्यू फिर आ जाएगा, फिर एक दूसरा सोल्यूशन आ गया। ऐसे करके यू कैन गेट इनफाइनाइट सोल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस यू विल हैव। केस 3 क्या है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन दोनों लाइन मतलब फिर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। इंटरसेक्ट कर रहा हो तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो एक ही आंसर आएगा। देन आई से कि दे विल हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमने ये याद रखा। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे कि अगर मान लिया दो वेरिएबल में तीन इक्वेशन दे रखा है, समथिंग लाइक a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, a3x प्लस b3y बराबर c3। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों लाइन में कोई भी दो पैरेलल नहीं है, तो सोल्यूशन जब भी आएगा जब तीनों लाइन कॉन्करेंट हो जाए। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि एक तरीका तो ये हो गया कि पहली दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन पास करना चाहिए, तभी आंसर आएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, पहले दो लाइन को सॉल्व कर लो और वो जो आंसर आए वो थर्ड में रख दिया, अगर सेटिस्फाई हो गया तो वही आंसर आ गया, वरना कोई भी आंसर नहीं आया। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन से वापस रिलेट करके कि तीन लाइन है और आंसर जब आएगा जब तीनों लाइन कॉन्करेंट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्लास में क्या बोला था कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर जो इनके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड -c1 -c2 -c3, दिस इज कंडीशन ऑफ
कॉन्करेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो होना चाहिए। एंड अगर तुमने स्ट्रेट लाइंस के लेक्चर को ध्यान से सुना है तो हमने ऐसे बोला था कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर ये बात सही है कि ये जीरो होना चाहिए, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब अगर ये जीरो है तो ये कंसिस्टेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तीनों लाइन पैरेलल हो जाए, अगर मान लिया तीनों लाइन ऐसे हो जाए तो भी क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, बट इनका को तो कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी इसमें कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो ये हमने डिटर्मिनेंट वाला मेथड बताया ही क्यों? अगर a1 b1 c1 a2 b2 ये सारे जो इक्वेशंस लिखे हैं उसमें नॉन कोफिशिएंट्स लिखे हैं, मान लिया उसने ऐसे बोला कि x प्लस 2y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 8 और ऐसे ही x माइनस वाई बराबर 7, कुछ ऐसे दे दिया, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहले ही दोनों को सॉल्व करो, वो जो पॉइंट आया उसमें वो तीसरे में चेक करके देखो क्या हो रहा है। जहाँ तक ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट का यूज कब होगा कि जब हम इक्वेशन में कोई पैरामीटर डाल के देते हैं। मान लिया मैंने बोला कि इक्वेशंस ऐसे हैं, लैम्डा प्लस 1y बराबर 5, 2 लैम्डा एक्स प्लस 3y बराबर 7 और ऐसे ही x माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू वाई बराबर मान लिया 8। अब मैं बोलूँ कि इसके सोल्यूशन को मेरा एनालाइज करना है, सही है? तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तब तो पक्का इनकंसिस्टेंट हो गया, उसका मतलब क्या आंसर आएगा ही नहीं, फिर तो देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला। ठीक है, ऐसे करके 1 2 लैम्डा 1 लैम्डा प्लस 1 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 और इसको इधर ले आए तो याद आएगा -5 -7 -8। ठीक है, ये कैलकुलेट किया, ये शायद कोई क्वाड्रेटिक आ जाएगा लैम्डा में, उसको जीरो करके देखा और मान लिया कि यहाँ से लैम्डा का दो वैल्यू आ गया 3 और 5, मान लिया। ठीक है, तो हमारा एनालिसिस ऐसे होगा, इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 और 5 तो पक्की बात है कि ये लाइन कॉन्करेंट नहीं है, तो आंसर कितना हो गया, नो सोल्यूशन। ठीक है, बट अगर लैम्डा 3 और 5 है तो डेल्टा जीरो हो गया, मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया। और मैंने अभी क्या बोला कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होने से कोई गारंटी नहीं है मिलता कि सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो लैम्डा का वैल्यू 3 है वो इन तीनों लाइनों में रख के देखा और फिर देखा कि क्या हो रहा है। ठीक है, कि मतलब हमें देखना क्या है बेसिकली कि कोई लाइन पैरेलल तो नहीं है। अब पैरेलल भी दो तरह का हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये दो लाइन पैरेलल है और डिस्टिंक्ट है, तब तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले ये लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो तीसरी लाइन के बीच में तो कुछ आएगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि पहली और दूसरी लाइन कॉमन पैरेलल है एंड कोइंसिडेंट है, लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये जो लैम्डा का 3 और 5 है ये तो मैंने ऐसे ही बोला है, सॉल्व करके देखेंगे, ये तो मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफकोर्स इसको सॉल्व करोगे तो 3 और 5 नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हो जाए। अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो तीसरी लाइन, फिर हमने देखा कि तीसरी लाइन क्या कर रहा है। अगर तीसरी इनके पैरेलल आ जाए और कोइंसिडेंट आए तो फिर नो सोल्यूशन, तीसरी भी कोइंसिडेंट आ जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, तीसरी लाइन इनके पैरेलल हो ही ना तो फिर एक यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि दो लाइन फिर ऐसे कट कर रहा होगा। तो लैम्डा की ये जो वैल्यू है 3 और 5, उनको रख के हम देख सकते हैं कि 3 पे क्या हो रहा है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 पे कोई भी लाइन पैरेलल ना हो, आपस में कोई भी पेयर पैरेलल ना हो, तो फिर आंसर आ गया, फिर तो लाइन कॉन्करेंट होगा, फिर तो ऐसे करके हो रहा होगा, तो फिर तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज ए एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे करके एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल मूव टू सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस। अब मान लिया सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, तो मान लिया इक्वेशन ऐसे देखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, एक्स वाई जेड वेरिएबल है, बराबर d1। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 बराबर d3। a3x प्लस b3y प्लस c3z। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो इसको करने का एक डिटर्मिनेंट मेथड है और एक मैट्रिक्स मेथड है, तो विल स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट मेथड।
डिटर्मिनेंट मेथड, सही है, एंड दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। ठीक है, इस रूल में हमने क्या किया कि मतलब पहले तो इसका चलो प्रूफ देते हैं। हमने क्या किया कि इसके लिए डिफाइन, इन तीन इक्वेशंस के लिए डेल्टा एज लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल एक्स वाई जेड और राइट हैंड साइड पे नंबर्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ठीक है, इनसे एक डिटर्मिनेंट बताया। अब इस डिटर्मिनेंट का हमने क्या किया, पहला कॉलम हटाया a1 a2 a3 और उसकी जगह ये रख दिया d1 d2 d3 जो राइट हैंड साइड है। ऐसे करके जो डिटर्मिनेंट आया उसको डेल्टा वन बोल दिया। तो d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर ऐसे डेल्टा टू डिफाइन किया, उसमें a1 a2 a3 और यहाँ पे d1 d2 d3 c1 c2 c3 एंड थर्ड डिटर्मिनेंट इज अगेन a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 को हटा के d1 d2 d3 ऐसे रख दिया। यहाँ तक ठीक है? ओके, अब मान लिया हमने बोला कि जो a1 है उसका कोफैक्टर इसमें क्या होगा, b2 c3 c2 b3। ठीक है, तो उसको मैंने बोल दिया ca1। यहाँ तक सही? फिर ऐसे a2 का कोफैक्टर को बोल दिया ca2 ca3। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को ca1 से, इक्वेशन 2 को ca2 से, इक्वेशन 3 को ca3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा। मतलब किससे हमने जोड़ा, कोफैक्टर लिए हमने फर्स्ट कॉलम के, उनसे इन तीन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे x वाला जो मल्टीप्लाई होगा उसमें क्या हो गया, a1 ca1 x कॉमन लेने के बाद, a2 ca2 a3 ca3। ठीक है, x कॉमन लेने के बाद वो बेसिकली क्या है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, क्योंकि पहले कॉलम के एलिमेंट्स उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है। ये हमने अभी डिस्कस भी किया था मैट्रिक्स में। अगर दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स लिए मैंने और कोफैक्टर पहले कॉलम के लिए, तो जैसे b1 इंटू ca1 b2 इंटू ca2 एंड b3 इंटू ca3, ये जीरो हो जाएगा। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो जब मैंने इनको ca1 ca2 ca3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा और फर्स्ट पार्ट से क्या आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा a1 ca1 प्लस a2 ca2 प्लस a3 ca3 इंटू एक्स प्लस y के साथ आ जाएगा b1 ca1 b2 ca2 b3 ca3 इंटू वाई प्लस ऐसी z के साथ आ जाएगा c1 ca1 एंड दिस z बराबर राइट हैंड साइड पे आ जाएगा d1 ca1 प्लस d2 ca2 प्लस d3 ca3। अब ये थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट है थोड़ा, अगर तुम एक एक सेंटेंस पे मेरे ध्यान दोगे देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। और जहाँ हमने एडजॉइंट शुरू किया था वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर हमने उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू आता है, और अगर हमने रो कोई दूसरा ले लिया और कोफैक्टर किसी दूसरे रो के ले लिया, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा जीरो आता है। यूजिंग दैट डेल्टा के अंदर, इस डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टरों को अगर हमने सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जीरो आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, और ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया। तो ये आ गया डेल्टा इंटू एक्स बराबर। ठीक है, अब वापस डेल्टा वन में d1 का कोफैक्टर यहाँ से आएगा और ये वही है जो a1 का कोफैक्टर है। मतलब डेल्टा वन के अंदर जो cd1 है वो बेसिकली ca1 ही है। तो ऐसे ही जो a2 का कोफैक्टर है डेल्टा के अंदर, यहाँ पे a2 का जो कोफैक्टर है डेल्टा के अंदर वही यहाँ पे d2 का है।
दैट यू कैन वेरीफाई, क्योंकि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो सेम ही है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने D1 को मल्टीप्लाई किया CA1 से, D2 को मल्टीप्लाई किया इससे और इससे, D3 को मल्टीप्लाई किया CA3 से, तो बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डेल्टा 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, डेल्टा 1। सिमिलरली ये इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड सिमिलर फैशन में। सही है। तो ये तो मैं प्रूफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से आ रहा है। तो अब फिर केस 1, इफ डेल्टा इज नॉट जीरो देन, तब तो बहुत अच्छी बात है, डेल्टा को उधर ले गए तो एक्स वाई जेड का आंसर आ गया, एक ही आंसर आया। देन यूनिक सोल्यूशन, दैट इज एक्स बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, दैट इज वाई बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, एंड जेड बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये यूनिक सोल्यूशन आ गया। ठीक है। केस 2, इफ डेल्टा इज जीरो बट at least one of delta 1, delta 2, delta 3 is not zero। मतलब डेल्टा तो जीरो हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये जीरो हो गया। अगर इनमें से कोई एक जीरो नहीं है, या दो जीरो नहीं है, तीन जीरो नहीं है, मतलब कम से कम एक जीरो नहीं है। मान लिया अगर डेल्टा 2 जीरो नहीं है, तो 1 और 3 चाहे कुछ भी करता रहे, मान लिया डेल्टा 2 का वैल्यू 5 आ गया, तो क्या होगा कि डेल्टा जीरो होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो गया बट राइट हैंड साइड 5 आ गया। तो जीरो बराबर 5 तो कभी होता ही नहीं। तो उसका तो क्लियरली मतलब क्या है, देन inconsistent equations, that means no solution। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बोला कि अगर डेल्टा जीरो नहीं है तब तो टेंशन की कोई बात ही नहीं, डेल्टा को उधर ले जाओ, आंसर ही आ गया, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, जेड बराबर। मतलब ये आंसर कैसे आया कि जो हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, वहां से हमने चार डिटर्मिनेंट बनाए, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये चार डिटर्मिनेंट आए, इनको कैलकुलेट कर लिया। ये ठीक है। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं आया, ठीक है, तो जो डेल्टा 1 नंबर है उसको अगर मैंने डेल्टा से डिवाइड किया तो सीधा एक्स आ जाएगा। डेल्टा 2 वाला जो नंबर है उसको डेल्टा से डिवाइड किया तो वाई आ जाएगा। डेल्टा 3 वाले को डिवाइड किया तो जेड आ जाएगा। तो ऐसा करने से एक्स वाई जेड तीनों नंबर आ गए, मतलब आंसर ही आ गया। ये तो पहला केस हो गया। अगर डेल्टा जीरो हो जाए, ठीक है, फिर हमने ये देखा कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की वैल्यू क्या है। अगर मान लिया डेल्टा 2 का वैल्यू 5 आ गया तो भी यहीं ख़त्म, बहुत आसान है। उसका मतलब भी क्या हो गया कि इनकंसिस्टेंट है और कोई भी आंसर नहीं है, देन देयर इज नो सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम किस पार्ट में आएगा, थर्ड पार्ट में। ठीक है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि ये इक्वेशंस ऐसे आ गया, जीरो बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो। अब इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें ये इक्वेशंस कहाँ से मिली है, ये इक्वेशन हमें इन इक्वेशनों को CA1, CA2, CA3 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन मिला, फिर CB1, CB2 और CB3 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड इक्वेशन मिला। मतलब हमने इस इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ना यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं कुछ इक्वेशन मान लिया ऐसे लिखा है 5 बराबर 4, दोनों तरफ मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो जीरो बराबर जीरो आ गया। दैट डज नॉट मीन कि जो शुरू में चीज़ लिखी थी वो सही है। ठीक है, मान लिया कोई इक्वेशन लिखा है, मैंने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया और जीरो बराबर 5 आ गया, तब तो ये पक्की बात है कि जो शुरू में लिखा था वो गलत है। बट अगर कुछ लिखा है और मैंने मल्टीप्लाई करके जीरो बराबर जीरो ले आया, दैट डज नॉट मीन कि जो शुरू में लिखा था वो सही है। इसका एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पे दिया। ठीक है, तो इसलिए ये जो थर्ड केस है, अब ये प्रॉब्लमेटिक केस है। इसके अंदर यू विल हैव आइदर infinite solutions और no solution। ये ठीक है, या तो infinite solution आएंगे या फिर no solution आएगा। ठीक है, डायरेक्टली कमेंट कुछ नहीं कर सकते। तो अब infinite solution आएंगे या no solution आएगा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे,
तो उसका एक तरीका तो यह है, जैसे अभी हमने बोला था कि दो वेरिएबल में जो इक्वेशंस हैं उसको वी कैन ट्रीट एज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वैसे ही अगर तीन वेरिएबल में ऐसे लीनियर इक्वेशंस हैं तो इसको आई कैन ट्रीट एज थ्री प्लेन्स। थ्री डायमेंशन में वेक्टर 3D नाम का जो चैप्टर है उसमें 3D में इसको आई कैन ट्रीट एज थ्री प्लेन्स। ये ठीक है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इन तीनों प्लेन के बीच में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर वेक्टर 3D आता है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं आता है तो फिर इस आर्टिकल को आगे छोड़ सकते हो जब तक वेक्टर 3D तुम पढ़ ना लो। उसका मतलब क्या है कि अच्छा सोल्यूशन है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा। उसके लिए हमने देख लिया कि वेक्टर पैरेलल तो नहीं है, ये जो तीन प्लेन है ये पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल कैसे देखते हैं 3D में, वो 3D में पढ़ाया जा चुका है। अगर मान लिया दो प्लेन पैरेलल और डिस्टिंक्ट हो जाए तो कोई सोल्यूशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दो प्लेन ऐसे हैं तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, थर्ड प्लेन कहीं पे भी जाए। सही है, पहले दो के बीच में आंसर नहीं है तो थर्ड के साथ तो आंसर आ ही नहीं सकता। अच्छा, या फिर अगर दो कोइंसिडेंट हो जाए तो फिर हमने देखा तीसरा क्या कर रहा है, दो कोइंसिडेंट हो जाए उसका मतलब क्या है कि मान लिया अगर पहले दो कोइंसिडेंट है तो दैट मीन्स A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर D1/D2। अगर ऐसा है तो उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे किसी काम का ही नहीं है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन है। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या क्या हो सकता है कि अगर वो दोनों पैरेलल और डिस्टिंक्ट हैं तो फिर कोई आंसर नहीं है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो एक लाइन में कट करेगा, तो फिर इन्फाइनाइट आंसर आ गया, जो भी उस लाइन के ऊपर पॉइंट है वो सारे सोल्यूशन है। सही है। अगर दूसरा और तीसरा भी कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब तीनों ही इक्वेशन कोइंसिडेंट हो जाए, तो मतलब इफेक्टिवली एक ही प्लेन लिखा हुआ है, और एक ही प्लेन लिखे हैं तो इन्फाइनाइट सोल्यूशंस है। सही है। अगर एक प्लेन दो प्लेन ऐसे कट कर रहा है, माने पहले दो प्लेन कोइंसिडेंट हो गया, तीसरा प्लेन उनके पैरेलल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि पहले इक्वेशन को तो हम भूल गए, मतलब इफेक्टिवली तो एक ही प्लेन है। अब दूसरे इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन अगर एक लाइन में कट कर रहा है तो उस लाइन के ऊपर जो इन्फाइनाइट पॉइंट है वो आंसर है। ठीक है, बट उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मेरे को वो इन्फाइनाइट आंसर्स लिखना होगा तो उसको मैं लिखूंगा कैसे। आई पुट जेड को लैम्डा मान लिया और एक्स और वाई को सॉल्व कर लिया, तो जो एक्स और वाई है वो भी लैम्डा के टर्म्स में आंसर आ गया। मान लिया λ+1 और 2 लैम्डा आ गया। देन आई राइट माई आंसर एज XYZ बराबर λ+1 कॉमा 2 लैम्डा कॉमा लैम्डा। ऐसे आंसर आ गया, सिंगल पैरामीटर लैम्डा में इन्फाइनाइट आंसर्स आ गए। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि जो तीन प्लेन है ये, ठीक है, अगर वो एक ही प्लेन है इफेक्टिवली, तो मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन को ही भूल गए, सेकंड को ही भूल गया, थर्ड इक्वेशन में केवल थर्ड इक्वेशन बचा हमारे पास इफेक्टिवली, उसके ऊपर भी इन्फाइनाइट सोल्यूशंस है। बट इस इन्फाइनाइट सोल्यूशन में और पहले वाले इन्फाइनाइट सोल्यूशन में अंतर क्या है कि अगर मेरे पास केवल एक ही इक्वेशन बचा है तो उसके अंदर जो इन्फाइनाइट सोल्यूशन आएगा वो दो पैरामीटर में आएगा। मतलब अगर मेरे पास केवल थर्ड इक्वेशन बचा है तो व्हाट आई विल डू, मैं जेड की जगह लैम्डा रखूंगा, वाई की जगह म्यू रखूंगा, देन आई विल फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। और जो स्ट्रेट लाइन के, अगर आंसर स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहा है तो भी इन्फाइनाइट है, प्लेन के ऊपर आ रहा है तो भी इन्फाइनाइट है। डिफरेंस क्या है कि जो लाइन के ऊपर इन्फाइनाइट आंसर है वो सिंगल पैरामीटर में आएगा, और जो प्लेन के ऊपर इन्फाइनाइट आंसर है वो मल्टीपल पैरामीटर में आएगा। ठीक है, और लास्ट थिंग हमने क्या बोला, हाँ, कि अगर कोई भी प्लेन पैरेलल ही नहीं है और फिर भी मान लिया डेल्टा जीरो है, ये ठीक है, ये डेल्टा जीरो है और प्लेन्स पैरेलल नहीं है, तो क्या हो रहा होगा कि या तो तीनों प्लेन ऐसे कोएक्सियल प्लेन्स होंगे। ठीक है, तीनों मतलब P1 और P2 की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी P3 भी उसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि P3 को ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2 बराबर 0 फैमिली ऑफ प्लेन से। ये ठीक है, तो अगर मान लिया कोई भी प्लेन पैरेलल नहीं है फिर भी डेल्टा जीरो है, तो उसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे हो रहा होगा या फिर ऐसे भी हो सकता है। उसका मतलब क्या है कि P1 एंड P2 की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो P3 के पैरेलल हो जाए। ये ठीक है, इन दोनों ही केस में क्या होगा, मतलब पैरेलल को तो हमने अलग हटा दिया, अगर कोई भी पेयर पैरेलल नहीं है उसके बाद की बात करें, एंड उसके बाद भी अगर डेल्टा जीरो है तो फिर इन दोनों में से एक केस हो रहा होगा, या तो तीनों कोएक्सियल प्लेन्स होगा, या फिर
हम ऐसे हो सकते हैं जैसे पहला प्लेन, दूसरा प्लेन और तीसरा प्लेन यहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन एंड तीसरा प्लेन यहाँ से पास कर रहे हैं। तब तो ये पहले वाला केस हो गया, कोएक्सियल प्लेन्स हो गए। अब मैं तीसरे प्लेन को ऐसी पैरेलली इधर शिफ्ट कर दूं, तो मतलब जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है P1 एंड P2 का, वो P3 के पैरेलल हो गया, तब भी डेल्टा जीरो हो जाएगा। इन दोनों सिचुएशन में अंतर क्या है? पहली सिचुएशन में तो क्या होगा कि जो पहले प्लेन का इक्वेशन है उसको अगर मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को म्यू से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा करने से लैम्डा एक्स का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, मतलब लैम्डा P1 प्लस म्यू P2 कैलकुलेट किया तो ओके लेट मी शो यहाँ पे, मतलब इस इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, इसको म्यू से मल्टीप्लाई किया, तीसरा इक्वेशन आ जाना चाहिए। तो लैम्डा टाइम्स A1 म्यू टाइम्स A2 A3 के बराबर होना चाहिए, ऐसे ही बी की तरफ से। तो मतलब कुछ ऐसे हो रहा होगा कि लैम्डा टाइम्स A1 प्लस म्यू टाइम्स A2 बराबर A3, लैम्डा टाइम्स B1 प्लस म्यू टाइम्स B2 बराबर B3। मतलब पहली इक्वेशन को हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, इसको दूसरी को म्यू से, और ये जोड़ के तीसरा इक्वेशन आ जाना चाहिए। ऐसा करके एक्स और वाई में हमने इक्वेशन बना लिया। जेड में भी बना सकते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करके ये आ गया, वाई के कोफिशिएंट को इक्वेट करके ये आ गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। सॉल्व कर लिया तो मेरे पास लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, वो लैम्डा और म्यू का वैल्यू डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा, तभी डेल्टा जीरो आया है। तो इसमें तो कुछ वेरीफाई करने लायक जीरो बात ही नहीं है, इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, और ये सब अगेन मैं तुम्हें रिमाइंड करा दूं, ये सब हम कब की बात कर रहे हैं, जब पैरेलल वाली चीज हमने डिस्कार्ड कर दिया, मतलब कोई भी प्लेन पैरेलल वैलल नहीं है तब ये। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि ये दो सिनेरियो पॉसिबल है। अब इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू से हमने कांस्टेंट टर्म चेक किए, वहां से पता लग जाएगा कि लैम्डा टाइम्स D1 प्लस म्यू टाइम्स D2 अगर D3 के बराबर आ गया, अगर तो उसका मतलब क्या है कि ये हो रहा है, ये वाली सिचुएशन है, एंड देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर वो लैम्डा D1 प्लस म्यू D2, ये जो वैल्यू निकला उससे लैम्डा D1 प्लस म्यू D2 D3 के बराबर नहीं आया, तो उसका मतलब क्या, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट तो सेम है, तो प्लेन तो पैरेलल ही है, बट वो शिफ्टेड हो गया, मतलब पैरेलल यहाँ आने की बजाय इधर चला गया। तो फिर अगेन नो सोल्यूशन, यहाँ नो सोल्यूशन है, यहाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, एंड आई होप अगर तुमने वेक्टर 3D नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझना, तो रादर देन कमेंट्स में क्वेश्चन पूछना, बार बार सेम क्वेश्चन पूछने से अच्छा क्या है, इस वीडियो को रिपीट करके देखो जहाँ पे भी डाउट है, क्योंकि मैंने सब एक्सप्लेन करने वाला चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। देयर इज़ नथिंग मोर टू एक्सप्लेन। तो अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो या तो यू आर मिसिंग समथिंग, या तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो, या फिर तुम्हें वेक्टर 3D नहीं आता। तो उसके लिए तुम्हारा ही काम करना है, काम तुम्हें ही करना है। मेरे को जो करना था वो मैंने कर दिया। वेक्टर 3D नहीं आता तो वेक्टर 3D जाके पढ़ो, ध्यान से नहीं सुनने तो ध्यान से सुनो, कुछ मिस कर रहे हो तो अगेन सुनो पूरे वीडियो को। बट जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी उन सेम चीज़ को यू आर नॉट सपोज टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई होप आई हैव कन्वेड व्हाट आई वांटेड टू। So this much is sufficient.